हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेक्शन में। और आज हम बात करने जा रहे हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सोलर सिस्टम के बारे में। जब हम स्टार्ट किए थे तो उसमें हमने पढ़ा था सन के बारे में, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें थी वो आप सन के बारे में याद कर लीजिएगा। और इसमें एक चीज़ जो आपकी थोड़ा उसमें पिछले वीडियो में हमने देखा था उसको करेक्ट करना है। जब हमने बताया था सन के जो लेयर्स हमने जब डिस्कस किए थे, ठीक है, तो सन के लेयर्स में हमने इसको बोला था कोर। इसके बाद हमने वहाँ पर वीडियो में आपको कन्वेक्शन जोन बताया था। एक्चुअली इसको आप ऑर्डर चेंज करिएगा, ये पहले आएगा रेडिएटिव जोन, ठीक है, रेडिएटिव जोन। इसके बाद आ गया आपका कन्वेक्शन जोन, ठीक है, कन्वेक्शन जोन। इसके बाद हमने बताया था ये आपका फोटोस्फीयर है और ये आपका फिर क्रोमोस्फीयर है और इसके बाहर से आपका कोरोना, ठीक है। तो इस तरीके से सन की जो लेयर्स थी उसको आप उस वीडियो में करेक्ट कीजिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स वगैरह हैं इन सभी के बारे में, ठीक। तो सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे फैक्ट आएंगे, सभी को एक साथ कवर करते हुए जाएंगे। तो वर्तमान में अगर हम बात करें प्लैनेट की, ठीक है, तो प्लैनेट की डेफिनेशन दी गई है वर्तमान में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसका एक 2006 में प्राग में एक सम्मेलन हुआ था, प्राग सम्मेलन, चेक गणराज्य, ठीक है। तो प्राग सम्मेलन में IAU, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का 2006 में प्राग सम्मेलन हुआ था। इसमें इन्होंने ग्रह की डेफिनेशन दी और इसमें इन्होंने 3 बातें बताई। 3 बातें क्या बताई कि वो ग्रह का अपना एक निश्चित द्रव्यमान हो और उस द्रव्यमान इतना होना चाहिए कि वह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा, ठीक है, अपनी इस द्रव्यमान इतना होना चाहिए कि अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा वो क्या करे, एक गोलाकार शेप, ठीक है, अपना स्फेरिकल शेप को क्या कर पाए, अटेन कर पाए। दूसरा, वह सूर्य के चारों तरफ क्या करना चाहिए, परिक्रमा लगानी चाहिए, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा या चक्कर लगाता हो, तो इसको हम ग्रह बोल सकते हैं। और तीसरा, वह अपने जो नज़दीकी पिंड हैं, ठीक है, अपने नज़दीकी पिंडों को, जितने भी सेलेशियल बॉडीज़ उसके सराउंडिंग में घूम रही होंगी, या तो वो अपने में क्या कर ले, उनको समाहित कर ले, ठीक है, या अपने से दूर फेंक दे, अपने से दूर कर ले उनको, या फिर अपना ही एक चंद्रमा या मून बना ले, अपना ही चंद्रमा उनको बना ले अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव से। तो कोई भी ऐसी प्लैनेट जो सेलेशियल बॉडी है, वह सेलेशियल बॉडी ग्रह कहलाएगी अगर वह इन तीन कैटेगरी को फुलफिल करती हो। उसमें इनफ उसका मास हो और वो मास इनफ हो ताकि जो उसका ग्रेविटेशन है उसका, वो उस ग्रेविटेशन के द्वारा अपनी स्फेरिकल शेप को अटेन करने में एबल हो। दूसरा, वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो, परिक्रमा करता हो या रिवॉल्व करता हो, और इस रिवॉल्यूशन के दौरान वह किसी अन्य ग्रह की कक्षा में अध्यारोपित न होता हो। अर्थात जब वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इसका सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के दौरान ये जो ऑर्बिट है वो किसी दूसरे ग्रह की ऑर्बिट को इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, ये ओवरलैप कर रहा है, ये इस ग्रह की इस ऑर्बिट को ये ओवरलैप कर रहा है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसका अपना एक इंडिपेंडेंट क्या होना चाहिए, ऑर्बिट होना चाहिए, तो ही वह ग्रह कहलाने योग्य होगा। तो ये 3 बातें
ग्रहों से संबंधित द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, उसका गोलाकार शेप, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाता हो और वो इस तरह परिक्रमा लगाता हो कि वो अन्य ग्रह की कक्षा में ऑर्बिट में अध्यारोपित न होता हो, और तीसरा वो अपने नज़दीकी पिंडों को या तो अपने में समाहित कर ले या फिर अपने से दूर कर ले या फिर उन्हें अपना चंद्रमा बना ले, तो इसको हम ग्रह कहेंगे। तो यहाँ पे 2006 में क्या कर दिया गया था कि पहले प्लूटो या यम जो था उसको भी ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में ये बोला गया कि ये सेकंड कैटेगरी में हम देखा कि सूर्य के चारों परिक्रमा लगाने के दौरान वो जो वरुण की कक्षा है, नेपच्यून की कक्षा है, उसकी कक्षा में लगभग 27 वर्षों तक वो ओवरलैप रहता है, इसलिए प्लूटो को यहाँ से ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हम बोल रहे हैं वर्तमान में, उनकी संख्या है 8। अगर मैं यहाँ पर से देखूँ सूर्य को, तो ये सूर्य, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे बुध, फिर शुक्र, ठीक है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, ठीक, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर लास्ट में वरुण। ठीक है, पहले कौन था? यम भी था, लेकिन इसको अब ग्रह नहीं माना गया। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वह वर्तमान में इन 8 ग्रहों से मिलकर बना है। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखें तो ये मरकरी, ये वीनस, ये अर्थ, ये मार्स, ये जुपिटर, ये सैटर्न, ये यूरेनस और ये नेपच्यून। ठीक है, और लास्ट में हमारा था प्लूटो, जो कि अब हटा दिया गया। ठीक है, तो ये 8 ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में हैं। अब इनको हम देखते हैं। तो जो पहले के जो 4 ग्रह हैं, इन 4 ग्रहों को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, या इन्हीं को हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह। जबकि इनको हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट, या इन्हीं को हम बोलते हैं बृहस्पत्य ग्रह। ठीक है, या इन्हीं को हम बोलते हैं इनर प्लैनेट, और इन्हीं को हम बोलते हैं क्या? आउटर प्लैनेट। ठीक है, इनको इनर प्लैनेट और ये क्या हो गए? आउटर प्लैनेट। अब इसमें भी बुध और शुक्र, इन 2 ग्रहों को, बुध और शुक्र, इन 2 ग्रहों को मिलाकर के बोला जाता है इंफीरियर प्लैनेट। ठीक है, और जब यम भी था तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम, इनको संयुक्त रूप से बोला जाता था ग्रेट प्लैनेट। तो इस तरीके से आप डिवीज़न याद रख सकते हैं। ठीक है, डिवीज़न कैसे याद रखना है कि आपसे पूछ सकता है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में आपने 4 याद रखना है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। में से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं, और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 आपके हैं जोवियन प्लैनेट। एक्चुअली जो ग्रीक या यूनानी भाषा में जोव शब्द होता है, जोव, तो जोव शब्द बृहस्पति के लिए यहाँ पर यूज होता है, और बृहस्पति के समान ही ये क्या है? गैसीय ग्रह भी हैं। इनको हम गैसीय ग्रह भी कहते हैं, गैसियस प्लैनेट भी बोलते हैं, गैसियस ग्रह। ठीक है, और ये ठोस ग्रह भी बोला जाता है इनको। ठीक है, इनको ठोस ग्रह और इनको गैसियस ग्रह भी बोला जाता है। अब पृथ्वी के समान ही इनमें जो चट्टानें और इनकी जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वह पृथ्वी के समान होने के कारण यहाँ पर इनको पृथ्वी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोला गया, और यहाँ पर इनकी बनावट बृहस्पति के समान होने के कारण इसको जोवियन प्लैनेट या बृहस्पति ग्रह भी बोला गया। इनर प्लैनेट भी बोला जाता है, आंतरिक ग्रह, और ये आउटर प्लैनेट, इनको हम बोल सकते हैं क्या? बाह्य ग्रह। और ये हो गए आपके कौन से?
आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के रूप में भी इनका डिवीजन होता है। फिर बुध ग्रह और शुक्र ग्रह को मैंने बोला, इनको हम इंफीरियर प्लेनेट भी कहते हैं। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह इन दोनों का हम इंफीरियर प्लेनेट भी कहते हैं, जबकि बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण और यम, इन पांचों को मिला करके हम बोलते हैं क्या, ग्रेट प्लेनेट या महान ग्रह के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, तो ये डिवीजन आप याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा, पार्थिव ग्रह, बृहस्पति ग्रह, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, ठीक है, महान ग्रह और इंफीरियर, इनको हम बोल सकते हैं अंतर ग्रह। ठीक है, अंतर्ग्रह, महान ग्रह, इस तरीके से। अब एक डिवीजन और इसमें से आप याद रखिएगा कि बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, यूँ कहें क्या कि अंतरिक्ष, ये यूँ कहेंगे पृथ्वी से नग्न आंखों से दिखाई देने वाले जो भी ग्रह हैं, तो पृथ्वी से नग्न आंखों से कौन कौन से दिखाई देते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ये होगा कौन, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। 1 2 3 4 5, ये पांच प्लेनेट ऐसे हैं जो पृथ्वी से नग्न आंखों से भी दिखाई देते हैं। ठीक हो गया, तो पृथ्वी से ये नग्न आंखों से भी या नेकेड आइज से भी दिखाई देने वाले प्लेनेट है आपके, नेकेड आइज से। ठीक है, तो ये विभाजन आप याद रखिएगा। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें आप अपने साथ साथ नोट करते हुए भी जाइएगा। सबसे पहले हम देखते हैं बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह या इसी को हम बोलते हैं मरकरी। ठीक है, तो पहली चीज मरकरी के बारे में पहली चीज आपने याद रखनी है कि ये वर्तमान में जो हमारा सोलर सिस्टम है, तो सबसे छोटा ग्रह इसको हम बोलते हैं कि सबसे छोटा ग्रह हमारा है बुध ग्रह। ये सबसे नज़दीक भी है, सबसे नज़दीक किसके, सूर्य के। ठीक है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक का भी ग्रह है। तीसरा, अगर सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है तो सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी भी कर लेता है। तो सबसे तेज परिक्रमा या परिक्रमण काल अगर हम देखें तो मात्र 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा क्या कर लेता है, पूरी कर लेता है। और इसका जो परिक्रमण गति है, ठीक है, जो उसकी रिवॉल्यूशनरी स्पीड है वो भी सबसे तेज होगी। अब सबसे तेज है इसलिए सबसे जल्दी ये क्या कर लेता है, 48 किलोमीटर पर सेकंड की जो इसकी परिक्रमण गति है, रिवॉल्यूशनरी स्पीड है, उस स्पीड से ये सूर्य के चारों ओर क्या कर लेता है, अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है तीव्र गति से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सन है तो सन के चारों ओर मरकरी अपना जो एक पूरा चक्कर है वो मात्र 88 दिन में 48 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पूरा कर लेते हैं। इसका भी कोई अपना ग्रह नहीं है, अपना कोई उपग्रह नहीं है, कोई मून नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसका भी कोई अपना उपग्रह नहीं है। इस पर वायुमंडल की भी अनुपस्थिति पाई जाती है, वायुमंडल की अनुपस्थिति पाई जाती है बुध ग्रह पे। और वायुमंडल की अनुपस्थिति के होने के कारण क्या होता है कि दिन में तो इसका जो सरफेस का तापमान है वो लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड पहुंच जाता है, और रात के समय यह 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में ये चला जाता है। ठीक है, 200 से 250 डिग्री माइनस में ये टेम्परेचर चला जाता है रात में, और जबकि दिन में इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा। तो अगर हम देखें तो जो दैनिक तापांतर है, जो दैनिक तापांतर मैं बोलूँ, दैनिक तापांतर, तो दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा किस ग्रह का होता है,
तो आपसे पूछा जाएगा तो बुध ग्रह, क्योंकि दैनिक तापांतर सर्वाधिक होने का मतलब क्या है कि दिन में उसका टेम्परेचर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण इतना ज़्यादा हो जाता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और रात में वो -250 डिग्री तक वो चला जा रहा है। तो अगर हम देखें तो पूरे दिन में ये 600-650 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर में डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है, इसलिए जो एल्बिडो माना जाता है, एल्बिडो भी इसका लगभग क्या होता है, सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक एल्बिडो वाला ग्रह भी हम बोल सकते हैं बुध ग्रह को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अच्छा एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो का मतलब है कि किसी ग्रह का सूर्य से जो लिया गया प्रकाश है उसको परावर्तित करने की क्षमता, ठीक है, उसका एल्बिडो। हालांकि किसी किसी बुक में इसको दिया रहेगा शुक्र के बारे में भी। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखिएगा कि इस पर नासा ने कुछ खोजी मिशन भेजे थे, जिनमें से एक तो है मैसेंजर और एक था मेरिनर 10। मैसेंजर और मेरिनर 10 ये नासा के 2 मिशन थे जो बुध ग्रह की स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए उस पर भेजे गए थे। तो इतनी सी चीज़ें आपने बुध ग्रह के बारे में याद रखनी है। इसको ग्रीक नाम अपोलो भी दिया जाता है, अपोलो भी इसको कभी कभी कहा जाता है, क्योंकि यह, जैसे हमने अभी पढ़ेंगे कि शुक्र जो है वो ट्विलाइट, ठीक है, और मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में और इवनिंग में ट्विलाइट के समय पर ये चमकता है शुक्र ग्रह की भांति ही, लेकिन शुक्र ग्रह ज़्यादा देर तक चमकता है, ये उतनी देर तक नहीं चमक पाता है। तो इसलिए इसको भी कभी कभी हम भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र ग्रह के बाद भी इसको भी बोल देते। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ें बुध ग्रह के बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम पढ़ते हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह, पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट। अब हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह क्या है? हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह। तो सबसे गर्म ग्रह अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर इसके वायुमंडल में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, लगभग 96% तो इसके वायुमंडल में CO2 पाई जाती है। और CO2 क्या है? ऑलरेडी एक ग्रीन हाउस गैस है जो किसी भी बॉडी को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। दूसरा, लगभग ये 70% जितना भी सूर्य से आने वाला ताप होता है उसको ये परावर्तित कर देता है। सबसे ज़्यादा एल्बिडो के मामले में भी अगेन वीनस भी यहाँ पर सर्वाधिक एल्बिडो वाले ग्रहों में माना जाता है। ठीक है, आकार, ठीक है, आकार में और घनत्व में पृथ्वी के समान होने के कारण, ठीक है, आकार में और घनत्व में पृथ्वी के समान होने के कारण इसको सिस्टर प्लैनेट ऑफ अर्थ या ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की बहन सीधे, ठीक है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की बहन के नाम से भी किसको जाना जाता है? शुक्र ग्रह को जाना जाता है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा, इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा, ठीक, तो मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, तो इन 2 नामों से भी शुक्र ग्रह को जाना जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा भी कोई अगर है तो वो भी कौन है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह, सबसे नज़दीक का ग्रह अगर कोई है तो वो भी होगा आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, इसमें भी बुध के समान इसका भी न कोई उपग्रह है, न तो इसका भी कोई बुध के समान उपग्रह है और न ही, ठीक है, रहने दीजिए, इसका भी बुध के समान क्या है? कोई उपग्रह नहीं है।
और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें कि जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह अभी हम पढ़ेंगे यूरेनस, ये दो ऐसे प्लेनेट हैं जो दक्षिणावर्त गति करते हैं। दक्षिणावर्त गति, तो दक्षिणावर्त गति मतलब क्लॉकवाइज मोशन करते हैं। अब क्लॉकवाइज मोशन कैसे, बाकी सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज मोशन करते हैं, वामावर्त दिशा से ये क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये आपके क्या हैं, ये यूँ कहे कि वामावर्त दिशा में घूमते हैं सभी ग्रह, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। कौन से दो ग्रह आपके, शुक्र ग्रह और अरुण, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं शुक्र के बारे में भी। नेक्स्ट इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा कि यह सबसे चमकीला ग्रह, ठीक है, ये सबसे चमकीला ग्रह है, ये सबसे गर्म ग्रह है। और शुक्र के बारे में याद रखिएगा, जब मैंने बताया था कि परिक्रमण और परिभ्रमण, तो परिक्रमण और परिभ्रमण में हमने देखा था, परिक्रमण क्या होता है, अपने ऑर्बिट में घूमना, और परिभ्रमण क्या है, अपनी एक्सिस में घूमना। तो ऑर्बिट बोले तो सन के चारों ओर, तो सन के चारों ओर घूमना परिक्रमण, परिभ्रमण रोटेशन, ये रोटेशन है, और ये क्या है, रिवॉल्यूशन है, ये क्या है, रिवॉल्यूशन है। तो शुक्र ग्रह में देखा जाता है कि जो एक वीनस डे होता है, एक वीनस डे मतलब जो एक शुक्रिय ग्रह होता है, शुक्रिय दिन, 1 वीनस डे इज ग्रेटर देन 1 वीनस ईयर या शुक्रिय वर्ष इसको हम कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि परिक्रमण के कारण होते हैं आपके वर्ष परिवर्तन, और परिभ्रमण के कारण होते हैं आपके दिन परिवर्तन। ईयर चेंज किसके कारण, परिक्रमण, और डे चेंज किसके कारण होते हैं, या डे नाइट चेंज किसके कारण होते हैं, परिभ्रमण के कारण। तो शुक्रिय दिन मतलब डे की लेंथ जो है ईयर से ज़्यादा कब होगी, जब वो अपनी एक्सिस पे एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, किसी का अगर अपनी एक्सिस में एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लिए गए समय से ज़्यादा हो, जब रोटेशन पीरियड इज ग्रेटर देन रिवॉल्यूशन पीरियड। मतलब सिंपल सी या आम शब्दों में अगर बोलें तो एक वर्ष की अवधि एक दिन से छोटी हो, या एक दिन एक वर्ष से भी बड़ा हो, तो शुक्र ग्रह में ये कंडीशन पाई जाती है कि जो उसका रोटेशन पीरियड है 245 दिन का होता है, जबकि रिवॉल्यूशन वो 225 दिन में ही पूरा कर लेता है। इसका मतलब क्या हो गया कि पूरे ब्रह्मांड में या पूरे सौरमंडल की बात हम करें तो सौरमंडल में सबसे बड़ा दिन किसका होता है, शुक्र ग्रह पर होता है। सबसे बड़ा दिन मतलब दिन कैसे परिवर्तित हो रहे हैं, रोटेशन के कारण, और रोटेशन स्पीड जितनी स्लो होगी दिन उतनी देर में ढलेगा, तो दिन की लंबाई उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो शुक्र ग्रह पर पूरे सौरमंडल का सबसे लंबा दिन पाया जाता है, जो कि पृथ्वी के 245 दिनों के बराबर होता है, ठीक है। और इसका जो रोटेशन पीरियड है वह इसके रिवॉल्यूशन पीरियड से भी ज़्यादा है। तो ये बुध और शुक्र ग्रह के बारे में आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में, अपनी प्यारी धरती के माता, ठीक है, पृथ्वी के बारे में, अर्थ। तो अर्थ को हम बोलते हैं ब्लू प्लेनेट, अर्थ को हम ग्रीन प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। ग्रीन प्लेनेट इस पर उपस्थित वेजिटेशन के कारण, ठीक है, और ब्लू प्लेनेट इस पे वाटर की उपस्थिति के कारण इसको ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अर्थ के बारे में इतनी इंट्रोडक्टरी। अर्थ एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन है, जिस पर लाइफ है, ठीक है। अर्थ के बारे में दूसरा देखें तो ये आकार की दृष्टि से ये सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। अगर घनत्व की दृष्टि से बोलूँ तो घनत्व जो है 5.5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब,
जो कि सर्वाधिक है पूरे सौरमंडल का। तो सर्वाधिक घनत्व वाला अगर कोई ग्रह है तो वो आपका पृथ्वी। ठीक है, इसका परिक्रमण काल अगर हम देखें तो परिक्रमण काल, रिवॉल्यूशनरी टाइम, तो परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर चक्कर 365 1/4 डेज, मतलब हर 4 साल में। तभी हम देखते हैं कि एक साल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक्चुअली 365 दिन, ठीक है, 365 दिन लगभग 6 घंटे, ये क्या होता है, परिक्रमण काल इसका होता है। अगर परिभ्रमण काल की बात मैं करूं, परिभ्रमण काल, तो परिभ्रमण काल की अगर हम बात करें पृथ्वी का, तो परिभ्रमण काल कितना होता है, 23 घंटे 48 मिनट एंड 46 मिनट एंड 42 सेकेंड। लगभग हम बोलते हैं कि ये 24 घंटे में एक दिन परिवर्तित हो जाता है। तो परिभ्रमण काल, रोटेशन टाइम एंड रिवॉल्यूशन टाइम। तो रिवॉल्यूशन टाइम 365 डेज, रोटेशन टाइम आपका 24 आवर्स। ठीक है, इसका हम देखें तो धरती पर लगभग 71% जितना भी क्षेत्रफल है उसमें क्या है, जल पाया जाता है, और लगभग इसके 29% भाग पर आपका पाया जाता है स्थलीय भाग। ठीक है, तो लैंड एंड वाटर। ठीक है, इस तरीके से जलीय और स्थलीय भागों में अगर हम देखें तो स्थलीय भाग 29%, जलीय भाग आपका देखें तो 71% यहाँ पर जल पाया जाता है पूरे पृथ्वी के। बात करते हैं इसका अक्षीय झुकाव का। तो अक्षीय झुकाव, एक्सियल टिल्ट, अक्षीय झुकाव या एक्सियल टिल्ट हम देखें तो अगर ये पृथ्वी मानूं तो इसकी एक्सिस ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन ये इसकी जो ओरिजिनल एक्सिस है वो आपका इस तरीके से है, अर्थात ये अपनी एक्स के साथ झुकाव अगर इसका हम देखें तो 23.5 डिग्री का झुकाव पाया जाता है। लेकिन अगर हम अपनी कक्षा के साथ इसका झुकाव देखें तो सूर्य, अगर मैं यहाँ पर सूर्य मानूं तो इसके चारों ओर ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो इसके चारों ओर अगर इस कक्षा में ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो अपनी ऑर्बिट के साथ इसका जो झुकाव है वो हो जाएगा आपका 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री अपनी ऑर्बिट के साथ इसका टिल्ट है, ऑर्बिटल टिल्ट। ठीक है, जबकि 23.5 डिग्री आपका क्या कौन सा टिल्ट होगा, एक्सियल टिल्ट। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अक्षीय झुकाव इसका इतना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात अगर करें इसका अपना एक उपग्रह है और उसको हम बोलते हैं क्या, चंद्रमा। ठीक है, मून। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा है। दूसरा जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर अगर लगा रही है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर पृथ्वी है तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और सूर्य के चारों ओर ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में क्या करती है, चक्कर लगाती है। तो जब ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर इस तरीके से ये चक्कर लगा रही है तो हम कभी देखते हैं कि कभी इसके और सूर्य के बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, और कभी हम देखें तो सूर्य एक्चुअली इसको हम थोड़ा इसके नाभिक पे मानते हैं। ठीक है, तो सूर्य अगर यहाँ पर है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस कभी सबसे ज़्यादा होती है और कभी हम देखते हैं कि क्या सबसे कम होती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है तो इस घटना को ध्यान से सुनिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है तो इस घटना को बोला जाता है अपसौर की घटना, या इसी को हम बोलते हैं एपीहेलियन की घटना। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होती है, तो इस घटना को हम बोलते हैं उपसौर की घटना। ठीक है, उपसौर, या इसी को हम बोलते हैं पेरीहेलियन की घटना। तो हमने देखा एक तो है पेरीहेलियन और एक है हमारे पास एपीहेलियन, इसको हम बोलते हैं उपसौर, और ये है आपका अपसौर। अपसौर क्या है भैया, सबसे ज़्यादा दूरी है जब सूर्य और
सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, सबसे ज़्यादा है तो वो एपीहेलियन है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम है तो वो क्या है, पेरीहेलियन। अब किस तारीख को ये होती है सबसे ज़्यादा सबसे कम, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो जो उपसौर की घटना है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस सबसे कम होती है तो उस घटना को उपसौर बोलते हैं। और उपसौर की घटना आपकी 3 जनवरी को होती है, 3 जनवरी को। जबकि अपसौर की घटना, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो वो घटना होती है 4 जुलाई को। ठीक है। अब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो घटते बढ़ते रहती है, और हमने इसको देख भी लिया कि एक बार ये मैक्सिमम है, फिर मैक्सिमम से इनके बीच की डिस्टेंस कम होते 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 कम होते जाएगी, और एक बार मिनिमम हो जाएगी, फिर मिनिमम से बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी। इस तरीके से एक मिनिमम मैक्सिमम का ये दौर चलता रहता है। तो अगर हम एवरेज डिस्टेंस अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की देखें तो 150 मिलियन किलोमीटर रखी जाती है। तो इसका मतलब मिनिमम भी होती होगी कभी, तो मिनिमम है 147 मिलियन किलोमीटर, और मैक्सिमम होती है आपका 152 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। तो एवरेज डिस्टेंस अगर हम देखें तो 150 मिलियन किलोमीटर, अगर मिनिमम डिस्टेंस देखें तो 147 मिलियन किलोमीटर, और मैक्सिमम डिस्टेंस देखें तो 152 मिलियन किलोमीटर। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो 14.78 करोड़ किलोमीटर की ये डिस्टेंस रहती है, और ये 15.2 करोड़ किलोमीटर की ये डिस्टेंस रहती है। और इसको अगर हम देखें तो लगभग 14.9 या इसी को हम बोल देते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। ठीक, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इसको हमने बोला उपसौर, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है इसको हमने बोला अपसौर। ये आपकी रहती है 4 जुलाई को, और ये आपकी रहती है 3 जनवरी को। क्लियर हो गया। तो ये कुछ पृथ्वी के बारे में। अब यहीं पर से पृथ्वी से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, कि जब पृथ्वी परिक्रमण करती है और परिभ्रमण करती है तो उसके कारण भी कुछ परिवर्तन रहते हैं। तो जब रिवॉल्यूशन कर रही है, रिवॉल्यूशन पृथ्वी की गतियां अगर हम देखें तो रिवॉल्यूशन और रोटेशन 2 प्रकार की गतियां हैं। ठीक है। ये क्या है, अर्थ की क्या है, ये मोशन है। ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियां हम देख रहे हैं कि पृथ्वी 2 प्रकार से गति कर रही है। एक तो इसकी क्या है, रिवॉल्यूशन है, और एक रोटेशन है। रिवॉल्यूशन को हमने क्या बोला, सन के चारों ओर, और रोटेशन को क्या बोला, अपनी चारों ओर। इसका मतलब ये क्या करती है, सन के चारों ओर अपनी एक ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। अगर अपने ही चारों ओर लगा रही है तो अपनी एक एक्सिस के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो सन अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो ये इसके चारों ओर इस तरीके से अपना क्या कर रही है, अर्थ यहाँ पर इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट क्या कर रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी सन अगर यहाँ पर है तो इसके चारों ओर की गति को इसको रिवॉल्यूशन बोलेंगे। और ये पूरी एक अर्थ है, ये अगर इसकी एक एक्सिस है तो अपनी एक्सिस पे ये क्या कर रही है, वेस्ट से ईस्ट ही अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। तो इस मोशन को इसका बोला जाएगा रिवॉल्यूशन या परिभ्रमण। अगेन इसको हम क्या बोलते हैं, परिभ्रमण, इनमें बिल्कुल क्लियर रहिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी। तो परिक्रमण का मतलब सूर्य के चारों ओर, परिभ्रमण का मतलब अपने ही एक्सिस में चक्कर लगाना। अब इनके कारण क्या होता है, तो जब परिक्रमण होता है तो उसके कारण हमने क्या पढ़ा कि इससे वर्ष परिवर्तन होते हैं, और जब परिभ्रमण होता है तो इससे हमारे पास क्या होते हैं, दिन और रात परिवर्तित होते हैं। जब परिक्रमण होता है तो परिक्रमण के कारण हमने देखा कि यहाँ पर क्या होती हैं, ऋतुएं भी परिवर्तित होती हैं, ऋतु परिवर्तन होता है। और परिभ्रमण के कारण क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये ज्वार भाटे, ठीक है, ज्वार भाटा इत्यादि आता है। अब वर्ष परिवर्तन और ऋतु परिवर्तन वगैरह ये सब किसके कारण, परिक्रमण या रिवॉल्यूशन के कारण। और परिभ्रमण के कारण यहाँ पर हमने देखा दिन रात परिवर्तित होना और ज्वार भाटा इत्यादि में परिवर्तन आना, ये सब क्या है, परिवर्तन होते हैं। तो जैसे ही मैंने एक चीज़ बोली यहाँ पर ऋतु परिवर्तन, तो इसी ऋतु परिवर्तन वाले कॉन्सेप्ट को अब हम समझने का प्रयास करेंगे। और ध्यान से देखिएगा,
ऋतु परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट। पृथ्वी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऋतु परिवर्तन हम देखते हैं। तो ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? ऋतु परिवर्तन, सीजन चेंज, सीजन्स। तो यहाँ पर अगर मैं सन ड्रॉ करूँ, तो सन को अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है इस तरीके से, तो ये पूरे चारों ओर अर्थ को अगर मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है, अर्थ। अब देखिए ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? पृथ्वी की गति, इसको हम बोलते हैं क्या? रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। अब कभी अर्थ क्या होगी? यहाँ पे होगी, कभी अर्थ क्या होगी? इस तरफ आपका यहाँ पे होगी, ठीक है। कभी यहाँ पर मान लेते हैं और कभी इसको यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, और एक्सिस इसकी इस तरीके से है। तो अपने चारों ओर भी चक्कर लगा रही है, इस तरीके से घूम भी रही है, और इस तरीके से ये सन के चारों ओर भी क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। तो ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है, ठीक है। तो ऐसे जब घूमेगी इसको रिवॉल्यूशन, ऐसे जब घूमेगी इसको रोटेशन। तो क्या होता है कि अर्थ पे इसके कारण हमारे कुछ ट्रॉपिक्स बनते हैं, ट्रॉपिक्स। अब ट्रॉपिक्स उसको हम डिटेल में जब प्रॉपर इसके बारे में पढ़ा रहे होंगे तब। अभी सीजन देखिए, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, इसको भूमध्य रेखा, इसको हम बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। ये मकर रेखा है, ये भूमध्य रेखा, और ये कर्क रेखा, ठीक है। अभी बिल्कुल शॉर्ट में हम जा रहे हैं, जब पृथ्वी की गतियाँ हम पूरे एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको और डिटेल में समझाया जाएगा। ये आपका मकर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है। ऐसी ये मकर रेखा हो गई, ये भूमध्य रेखा हो गई, और ये कर्क रेखा हो गई। तो भूमध्य रेखा पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो सनरेज है, सन, ठीक है। तो सनरेज 2 दिन आपका 2 ऐसी तारीख हैं जब ये भूमध्य रेखा या इक्वेटर पे परपेंडिकुलर चमक रही होती है, और 2 डेट ऐसी हैं जब ये ट्रॉपिक्स पे क्या हो? परपेंडिकुलर चमक रही होती है। तो यहाँ पर से सीजन्स देखिएगा कैसे कैसे चेंज होता है। अब जब ये सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर चमक रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब सूर्य यहाँ पर कर्क रेखा के ठीक ऊपर चमक रहा है, तो कर्क रेखा, जैसे भारत की अगर बात करूँ तो भारत भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा पर स्थित है। अब कर्क रेखा के ठीक ऊपर चमक रहा है, तो यहाँ पर कर्क रेखा वाले क्षेत्र में क्या होगा? मैक्सिमम प्रकाश आएगा और यहाँ पर बहुत सारी गर्मी होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है? ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है। अब जब कर्क रेखा के ठीक ऊपर चमक रहा है तो ग्रीष्म ऋतु, तो जब मकर रेखा के ठीक ऊपर चमकेगा तो उत्तर भारत में या कर्क रेखा पर कैसी होगी? शीत ऋतु होगी, ठीक है। तो गर्मी से ठंडा और ठंडी से गर्म के बीच का ही ये पूरा सीजन चलते रहता है। तो जब ये ग्रीष्म है, ठीक है, तो यहाँ पर इस ग्रीष्म को हम क्या बोल सकते हैं? समर, और यहाँ पर शीत को हम क्या बोल सकते हैं? विंटर। अब ध्यान से सुनिए कि जब सूर्य कर्क रेखा या मकर रेखा के ठीक ऊपर हो तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं? सॉलिस्टिस, सॉलिस्टिस या आयनांत, आयनांत क्या बोलते हैं? आयनांत। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं? सॉलिस्टिस, सॉलिस्टिस या आयनांत, आयनांत। क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर देखो, जब सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है तो उस घटना को हमने बोला समर सॉलिस्टिस, ग्रीष्म आयनांत, और जब मकर रेखा के ठीक ऊपर है तो इस घटना को हमने बोला विंटर सॉलिस्टिस, शीत आयनांत, ठीक है। और आयनांत क्या है? सॉलिस्टिस क्या है? जब वो कर्क रेखा या मकर रेखा के ठीक ऊपर चमक रहा हो। अगर भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर चमके, तो इक्वेटर के ठीक ऊपर चमके, तो उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। तो जब भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर सूर्य चमक रहा हो यहाँ पे, तो इस रेखा के ठीक ऊपर जब सूर्य चमक रहा हो तो इस घटना को बोला जाता है इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स, ठीक है। अब एक इक्विनॉक्स हम लेते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और एक हम लेते हैं ऑटम इक्विनॉक्स,
ऑटम इक्विनॉक्स। देखिए ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, जब पृथ्वी इस तरीके से इस डायरेक्शन में चेंज कर रही है, इस डायरेक्शन में घूम रही है, तो गर्मी के बाद सर्दी आने से पहले क्या आता है, पतझड़ या ऑटम, इसको हम क्या बोलते हैं, शरद। और इक्विनॉक्स है तो इक्विनॉक्स को हिंदी में बोला जाता है विषुव। तो शरद विषुव बोला जाता है जब ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु आने वाली हो, तो बीच में ऐसी जगह जब भूमध्य रेखा के ऊपर, आप एक चीज़ और देखो ना, यहाँ पर ये मकर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है और ये कर्क रेखा है। तो मकर अगर मैं बोलूं कि कर्क रेखा पर सन था, तो सन कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही वर्ष भर लंबवत चमकता है। तो अगर अभी सन जो है कर्क रेखा पर है तो ये वापस भूमध्य रेखा पर आएगा, फिर भूमध्य रेखा से ये मकर रेखा पर जाएगा, फिर जैसे ही मकर रेखा पर आया तो यहाँ से फिर वापस भूमध्य रेखा पर आएगा, फिर कर्क रेखा पर, फिर जैसे ही कर्क रेखा पर आया तो वापस भूमध्य रेखा पे, फिर तो इस तरीके से ये 12 महीने आपका 12 महीने क्या करता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही दोलन करता है। तो अभी कर्क रेखा पर है तो भूमध्य रेखा पर जाएगा, तो भूमध्य रेखा से फिर मकर रेखा, फिर मकर रेखा से फिर भूमध्य रेखा, फिर भूमध्य रेखा से फिर कर्क रेखा, इस तरीके से ये चेंज होते रहता है। तो जो इक्विनॉक्स वाली डेट है आपको याद किए रखनी है। अगर स्प्रिंग विषुव इसको मैं बोलूँ, इसको मैं हिंदी में अगर बोलें तो वसंत विषुव के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो बसंत विषुव, शरद विषुव, ग्रीष्म आयनांत, शीत आयनांत, ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी है। अब इसकी डेट पूछी जाती है, तो जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर चमकता है तो उसके लिए 2 डेट आपने याद रखनी है कि जब वो बसंत विषुव होता है, तो बसंत विषुव मतलब स्प्रिंग इक्विनॉक्स, इक्वेटर के ठीक ऊपर चमक रहा है, और स्प्रिंग इक्विनॉक्स वाली घटना है तो वो 21 मार्च की होती है। और इसके ठीक 6 महीने बाद यहाँ पे, इसके ठीक 6 महीने बाद वापस से 23 सितंबर को सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। तो अब 6 महीने ठीक यहाँ है तो 3 महीने यहाँ होगा, 3 महीने यहाँ पर होगा, अर्थात ये 21 मार्च है तो 3 महीने बाद यहाँ पर होगा 21 जून को। ठीक है, फिर 3 महीने बाद यहाँ पर 23 सितंबर को यहाँ पे, फिर 3 महीने बाद लगभग यहाँ पे 22 दिसंबर को। तो अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें से आपकी डेट पूछी जाती है कि शरद विषुव की तिथि बताइए, ग्रीष्म आयनांत की तिथि बताइए, शीत आयनांत की तिथि बताइए, बसंत विषुव की तिथि बताइए। पृथ्वी जब जो सूर्य है, सूर्य पृथ्वी पर जब भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है तो उसकी डेट बताइए। सूर्य जब पृथ्वी पर कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है तो उसकी डेट बताइए। तो इस तरीके से आपने याद रखनी है। 3-3 महीने का ये जो साइकिल चलता है 3 मंथ का, तो इस तरीके से सूर्य के चारों ओर में पृथ्वी 1 वर्ष में चक्कर लगा रही है, तो 3 महीने के अराउंड में या 3 महीने का एक साइकिल ये वाला होगा, फिर 3 महीने का ये, 3 महीने का ये, 3 महीने तो 3 3 6 3 9 को 12, तो ये पूरे 12 महीने का एक साइकिल इस तरीके से हो गया। और इस दौरान सूर्य की स्थिति पृथ्वी पर जिस तरीके से होती है उस घटना को हम ये बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा इन डिटेल जब हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर हम चैप्टर को और ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें पृथ्वी से संबंधित हम पढ़ रहे थे पृथ्वी के बारे में। ठीक है, अब चूंकि हम सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम पृथ्वी को थोड़ा सा पॉज देते हैं और बाकी ग्रहों के भी बारे में पढ़ लेते हैं। और जैसे बाकी ग्रहों के बारे में जब हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम आएंगे अपनी प्यारी धरती पे। ठीक है, तो पृथ्वी को यहीं पर रोकते हैं। पृथ्वी के बाद अगला जो हमने ग्रह पढ़ना है वो है आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह या इसको हम बोलते हैं मार्स। देखिए मार्स, इसको हम रेड प्लेनेट भी बोला जाता है। रेड प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पर फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है। मंगल ग्रह, इसका भी अक्षीय झुकाव, ठीक है, लगभग पृथ्वी के समान पाया जाता है 25 डिग्री। ठीक, पृथ्वी के समान ही इसका भी अक्षीय झुकाव होता है। मंगल ग्रह पर आपने याद रखना है, एक तो आपने याद रखना है नाम निक्स ओलंपिया, ये नाम आप याद रखेगा। और एक नाम आपने याद रखेगा ओलंपस मोन्स। अब ये नाम क्या है? ये 2 क्या नाम है? ये है निक्स ओलंपिया। अगर मैं बात करूं तो निक्स ओलंपिया है पूरे सौरमंडल का हाईएस्ट माउंटेन, सबसे ऊंचा पर्वत, हाईएस्ट माउंटेन। और ओलंपस मोन्स क्या है? ये भी पूरे सौरमंडल का हाईएस्ट
हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है। तो ध्यान रखिएगा कि पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत अगर मैं बोलूं तो वो कहां पर है, मंगल ग्रह पर है, जिसका नाम क्या है, निक्स ओलंपिया। और पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत या सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत बोलूं तो वो है ओलंपस मोन्स, और वो भी आपका मंगल ग्रह पर ही है। ठीक है, मंगल के 2 उपग्रह पाए जाते हैं, एक तो है फिबोस और एक है आपका डीमोस। ठीक है, फिबोस और डीमोस, फिबोस और डीमोस। और इसमें से ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो डीमोस है, डीमोस आपका सबसे स्मॉलेस्ट मून ऑफ सोलर सिस्टम, पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह अगर मैं बोलूं तो मंगल ग्रह का उपग्रह डीमोस जो है पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस पर भी नासा के द्वारा क्यूरियोसिटी रोवर करके भेजा गया था, क्यूरियोसिटी रोवर। ठीक है, क्यूरियोसिटी रोवर ये नासा के द्वारा मंगल पर भेजा जा चुका है। ठीक है, मंगल पर जीवन की खोज के लिए। और भारत एकमात्र ऐसा देश है या पहला ऐसा देश है जिसने मंगल ग्रह पर अपना कोई यान भेजा और वो पहले ही अटेम्प्ट में क्या हुआ, सक्सेसफुल रहा। उसको हम बोलते हैं मंगलयान। ठीक है, तो मंगलयान जो मिशन था या मार्स ऑर्बिटर मिशन, मोम मिशन जिसको हम बोलते हैं, वह इसरो के द्वारा भेजा गया। और इंडिया का ये पहला अपना इंटरप्लेनेटरी जो सैटेलाइट मिशन था, ये इंटरप्लेनेटरी मिशन जो था पहला इंडिया का या यूं कह के इसरो का, वो था मंगलयान, मार्स ऑर्बिटर मिशन। और भारत पहला एकमात्र ऐसा देश है जिसने पहले ही अटेम्प्ट में यहाँ पर सक्सेस हासिल की थी। इसको लॉन्च किया गया था आपका 5 नवंबर 2013 को इसको लॉन्च किया गया था और ये पहुँचता है आपका 24 सितंबर 2014 को। ठीक है, और इसको सतीश धवन, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। ठीक है, तो सैटेलाइट लॉन्च सेंटर सतीश धवन कहाँ पर है आपका, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ये आपका नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर पड़ता है। तो इस नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में आपका श्रीहरिकोटा जो अंतरिक्ष प्रक्षेपात्र केंद्र है आपका, वहाँ से इसको 5 नवंबर 2013 को भेजा गया था और ये पहुँचता है 24 सितंबर 2014 को। याद रखिएगा, इसको भेजा गया था PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपका C-25। तो यह कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि जो C-25 था, PSLV C-25 रॉकेट, इसके द्वारा इसको या यूं कहें कि मंगलयान को इसरो के द्वारा भेजा गया था इस तारीख में और ये पहुंचा इस तारीख में। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ें आपने मंगल ग्रह के बारे में भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, इसका जो अक्षीय झुकाव बताया मैंने वो लगभग पृथ्वी के समान है और पृथ्वी के समान होने के कारण 25 डिग्री का जो अक्षीय झुकाव वो भी पृथ्वी के समान है। और दिन की जो अवधि है, दिन की अवधि जो है वो भी क्या है, पृथ्वी के समान ही लगभग यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, 687 दिन में इसमें एक वर्ष होता है। 687 दिन का, जैसे पृथ्वी में 365 दिन है, तो मंगल पर ग्रह, जो मंगल ग्रह है उस पर एक वर्ष की जो अवधि है वो 687 दिन होती है। इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति, जुपिटर, इसको पीला ग्रह भी बोला जाता है, और इस पर जो है गैसीय बादलों के तूफान आते रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक गैसियस प्लेनेट है। इस गैसियस प्लेनेट में आपके जो गैसियस स्टॉर्म्स हैं वो गैसियस स्टॉर्म्स लगातार चलते रहते हैं और उन गैसियस स्टॉर्म्स के कारण इसमें एक अलग सी, उन स्टॉर्म्स के कारण यहाँ पर एक अलग सी चमक इस ग्रह में रहती है और इसी कारण इसको चमकीला
तारा के नाम से भी जाना जाता है, या चमकीला तारा के नाम से, या एकमात्र ऐसा सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लेनेट जिसको हम स्टार के रूप में भी जानते हैं। क्योंकि स्टार जैसे तारा जो बोला था, तो तारा की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि उसका अपना सफिशिएंट मास होना चाहिए और उसमें सेल्फ जो लाइट इमिट करने की पावर होती है वो सेल्फ इमिट लाइट इसमें होनी चाहिए। बृहस्पति में जो ये बादल, जो तूफान इसमें चल रहे हैं, इन तूफानों के कारण और इसमें कुछ एक्टिव वोल्केनोज भी पाए जाते हैं, तो वो लगातार उद्गारित होते रहते हैं, तो उसके कारण यहाँ पर एक अलग सी चमक इसमें रहती है। इसके कारण इसको कभी कभी बोला जाता है कि वह एकमात्र ऐसा ग्रह जो तारे की तरह, या जिसको तारा भी बोला जाता है, तो उसको आप याद रखिएगा बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में नासा का एक मिशन आपने याद रखना है पायनियर, और एक मिशन आपने याद रखना है जूनो। तो पायनियर और जूनो ये दो ऐसे मिशन हैं जो बृहस्पति पर शोध और खोज के लिए यहाँ पर नासा के द्वारा सर्च, जो आपके मतलब जो स्पेस मिशन है वो बृहस्पति के लिए डेडिकेटेड हैं। ठीक है, इसके पश्चात सर्वाधिक अगर बात करूँ मैं उपग्रहों की, तो पूरे सौरमंडल में जो सर्वाधिक उपग्रह हैं वो सर्वाधिक उपग्रह किसके पाए जाते हैं। किसी बुक में आपको 67 मिलेगा, किसी में 78 भी है डेटा, तो उसको आप अपने करंट अफेयर्स के दृष्टि से उसको आप करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, इतना है कि पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स या मून्स वाला अगर कोई प्लेनेट है तो वो आपका जुपिटर है। और इसमें जो इसका एक प्लेनेट कुछ हैं, जैसे गैनीमेड है, गैनीमेड, जैसे इसका लो, यूरोपा, ठीक है, कैलिस्टो, कुछ ऐसे ये इसके क्या हैं, उपग्रह हैं। अब चूंकि जो बृहस्पति है, बृहस्पति की खोज बोली जाती है कि इसने की थी, किसने, गैलीलियो ने। किसने की थी, गैलीलियो के द्वारा बृहस्पति की खोज की गई थी। और गैलीलियो ने ही बृहस्पति के जो कुछ उपग्रह हैं इनकी भी खोज की थी, जैसे गैनीमेड, लो, यूरोपा, कैलिस्टो। इसीलिए इनको गैलीलियन मून भी, ठीक है, गैलीलियन मून के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें से गैलीलियन मून अगर आपका आएगा तो गैनीमेड, लो, यूरोपा और कैलिस्टो, जो कि बृहस्पति के ये 4 उपग्रह हैं, इन 4 बृहस्पति के उपग्रहों को गैलीलियन मून के नाम से भी जाना जाता है। अब बृहस्पति के, अब एक बात याद रखिए, यहाँ पर जैसे ये बृहस्पति है, ठीक है, अब ये बृहस्पति है और इसके चारों ओर इसके जो सभी उपग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं, चक्कर लगाते रहने। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये एक चमकीले तारे या तारे की भांति या तारा के समान कहलाने वाला ग्रह एकमात्र, तो सूर्य भी ये एक तारा है और उसके चारों ओर ग्रह हैं। ऐसे ही बृहस्पति भी, सपोज एक समय के लिए मैं मान लूँ कि ये भी एक तारा है, चमक रहा है, और उसके चारों ओर इसके अपने उपग्रह चमक रहे हैं, मतलब इसके चारों ओर इसके उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो देखने पर क्या प्रतीत होता है कि बृहस्पति और इसके जितने भी अन्य उपग्रह हैं, इन उपग्रहों को अगर देखा जाए तो ये भी एक तरीके का क्या, सौरमंडल की भांति ही अंतरिक्ष में दिखाई देते हैं। और इसलिए बृहस्पति और उसके सभी उपग्रहों को सौरमंडल का मिनी सोलर सिस्टम या मिनी सौरमंडल या लघु सौरमंडल भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा कि इसको मिनी सौरमंडल, किसको, बृहस्पति और उसके सभी उपग्रहों को मिलाकर के मिनी सौरमंडल के नाम से भी इसकी संज्ञा दी जाती है। अगर मैं बात मैं अगर करूं कि सबसे तीव्र परिभ्रमण काल, सबसे तीव्र परिभ्रमण काल लगभग 9 आवर्स का रहता है, किसका, जुपिटर का। तो बृहस्पति जो है अपने एक्सिस पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। अगर मैं बोलूं सबसे अपने एक्सिस पे परिभ्रमण काल के कारण क्या होते हैं, दिन और रात परिवर्तित होते हैं। इसका मतलब सबसे जल्दी अगर ये अपने एक्सिस पे घूमता है तो सबसे छोटे दिन रात होंगे, या यूँ कह सकते सबसे छोटा दिन पूरे सौरमंडल का किस ग्रह पर पाया जाता है, तो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा दिन बृहस्पति पर होता है। जबकि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा दिन कहाँ पर होता है, शुक्र ग्रह पर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। बृहस्पति के बारे में इतने पॉइंट आपके लिए काफ़ी हैं। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। ठीक है, बृहस्पति के बाद अगला जो ग्रह है वो है शनि, सैटर्न। ठीक, सैटर्न के बारे में याद रखिएगा, इसकी जो
बात करें, ये नग्न आंखों से, पृथ्वी से आपकी नग्न आंखों से दिखाई देने वाला अंतिम उपग्रह, सॉरी अंतिम ग्रह, नग्न आंखों से दिखाई देने वाला ये क्या है, लास्ट प्लेनेट है, ठीक है, जो हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। दूसरा सबसे विरल ग्रह, पूरे सौरमंडल का सबसे विरल ग्रह, सबसे विरल ग्रह मतलब ये पूरा गैसीय प्लेनेट है, गैसीय प्लेनेट, गैसीय ग्रह, गैसियस प्लेनेट है पूरा। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है, डेंसिटी अगर मैं बोलूँ तो लोवेस्ट होती है, तो लोवेस्ट डेंसिटी मतलब डेंसिटी सबसे हाईएस्ट अर्थ है, सबसे इसको डेंस प्लेनेट बोल सकते हैं, तो इसको सबसे रेयरेस्ट प्लेनेट बोलते हैं, सबसे विरल ग्रह बोलते हैं, या सबसे कम डेंसिटी वाला ग्रह बोलते हैं। कौन? आपका शनि। शनि जो है सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड या इसको बोलते हैं सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसके थे? सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके थे? बृहस्पति के। और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा उपग्रह पूरे सौरमंडल में किसके हैं? शनि ग्रह के। इसका सबसे बड़ा उपग्रह अगर मैं बात करूं तो टाइटन, टाइटन जो गैनीमेड है, गैनीमेड आपका पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड। पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस, जो कि मंगल का था। अब मैं बात करूं पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। और टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह, ठीक है। शनि ग्रह अपनी छल्लों के लिए पाया जाता है, ठीक है, अपने छल्लों के लिए, या वलय जो हम बोलते हैं, या इन्हीं को रिंग्स बोला जाता है। तो जो गैसियस रिंग्स हैं, इस गैसियस रिंग्स के लिए शनि ग्रह को जाना जाता है कि इस तरीके से आपने स्ट्रक्चर देखा होगा कि इसके चारों ओर आपके छल्ले पाए जाते हैं जो कि गैसियस रिंग्स होती हैं। दूर से देखने पर ये छल्ले क्या मतलब, ये 6 छल्लों की संख्या जो है, 7 छल्लों की संख्या, ये छल्लों की संख्या दूर से दिखाई देने पर केवल 2 ही दिखाई देते हैं, और बीच में, इनके बीच में क्या होता है? एक डार्क स्पेस या ब्लैक डिवीजन के रूप में, या ब्लैक स्पेस, ओपेक स्पेस के रूप में ये देखता है। और इसी ओपेक स्पेस को आप कैसिनी डिवीजन बोलते हैं। कैसिनी डिवीजन। कैसिनी डिवीजन क्या है? कैसिनी डिवीजन शनि ग्रह के जो बाहरी आवरण में जो छल्ले पाए जाते हैं गैसों के, उन गैसों के छल्लों को दूर से दिखाई देने पर उनकी संख्या केवल 2 दिखाई देती है, 2 ही प्रतीत होती है, और बाकी उनके बीच में एक अंधकार युक्त स्पेस दिखाई देता है। उस अंधकार युक्त स्पेस को ही हम कैसिनी डिवीजन बोलते हैं। और क्या होता है कि इन छल्लों की संख्या का घटना लगभग हर प्रत्येक 7-8 सालों में क्या होता है कि ये छल्लों की संख्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कम हो गई है। तो इन छल्लों की जो संख्या है उसका कम होना या उनकी संख्या का कम प्रतीत होना आपका रिंग क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है। तो रिंग क्रॉसिंग की घटना अगर हम बोलें, रिंग क्रॉसिंग की घटना, तो रिंग क्रॉसिंग की घटना भी यहाँ पर शनि ग्रह से संबंधित है, या शनि ग्रह पर ही आप उसको नोट कीजिएगा, ठीक है। और इसी पर नासा के द्वारा भेजा गया एक मिशन है कैसिनी मिशन, क्योंकि कैसिनी डिवीजन से याद आप सकते हैं आसानी से। तो कैसिनी मिशन जो है नासा के द्वारा भेजा गया, इस पर अपना क्या है, एक मिशन है, ठीक है। तो शनि ग्रह के बारे में भी हम इतनी सारी चीज़ें काफ़ी हैं, इतनी सारी चीज़ें आप पढ़िएगा, वो आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम आते हैं अरुण ग्रह, अरुण जिसको हम बोलते हैं यूरेनस के बारे में हमने शुक्र ग्रह के साथ बताया था कि जो शुक्र ग्रह है, शुक्र की भांति इसका भी जो मोशन है वो दक्षिणावर्त है। मतलब पूरे सौरमंडल में सारे ग्रह वेस्ट टू ईस्ट क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। ये क्या करता है? शुक्र की भांति ईस्ट से वेस्ट की ओर क्या होता है? इनका रोटेशन होता है। तो 2 ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और वरुण, जो आपका क्लॉकवाइज मोशन करते हैं, दक्षिणावर्त गति करते हैं। बाकी अन्य सभी ग्रह आपका वामावर्त गति करते हैं, जैसे वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। दूसरा, इसका अक्षीय झुकाव अगर मैं बात करूं, अगर ये अक्षीय है तो जैसे अर्थ 23.5 इस एक्सिस के साथ 23.5 डिग्री झुकी थी, ठीक है। ये है आपका महाशय पूरा 82.5 डिग्री झुका हुआ है, और 82.5 डिग्री झुका होने के कारण अपने अक्ष पर ये 82.5 डिग्री का झुकाव होने के कारण
इसको किसको, अरुण ग्रह को रोलिंग प्लेनेट या लुढ़कता हुआ ग्रह या सोया हुआ या लेटा हुआ या सोया हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि रोलिंग प्लेनेट किसको बोला जाता है, लुढ़कता हुआ ग्रह किसको, सोया हुआ ग्रह या लेटा हुआ ग्रह किसको बोला जाता है, अरुण ग्रह को। और किस कारण बोला जाता है, उसके 82.5 डिग्री के अक्षीय झुकाव, इसका जो अक्षीय झुकाव है वह 82.5 डिग्री का अक्षीय झुकाव होने के कारण इसको इन नामों से भी जाना जाता है। तीसरा पॉइंट आपने इसके बारे में याद रखना है कि इस ग्रह पर मीथेन की उपस्थिति पाई जाती है, और मीथेन की उपस्थिति के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है, हरे रंग का, ठीक है, हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक, हरे रंग का ये दिखाई देता है। एक बचपन में एक श्लोक या यूँ कहें कि 2 लाइनें हमारे गुरुजी द्वारा बताई गई थी कि हम है नीले पति हैं पीले, लाली ओढ़े मंगल है, हरे रंग के लिए हमारा अरुण वरुण से दंगल है। हम है नीले, हम कौन, पृथ्वी नीली है, पति हैं पीले, पति कौन, बृहस्पति का कलर पीला, लाली ओढ़े मंगल है अर्थात जो मंगल ग्रह है वो लाल रंग का है, हरे रंग के लिए हमारा अर्थात पृथ्वी को भी हरा ग्रह बोला जाता है, तो हरे रंग के लिए हमारा अरुण वरुण से दंगल है। अरुण और वरुण अर्थात ये दोनों जो ग्रह हैं वो भी इसका मतलब हरे रंग के ही होते हैं, और पृथ्वी भी हरे रंग की है, इसलिए हरे रंग के लिए हमारा अरुण वरुण से दंगल है। खैर, तो अरुण ग्रह के बारे में हम ये देख रहे हैं। इसके बारे में याद रखिएगा, इसके भी कुछ उपग्रह पाए जाते हैं, और इन उपग्रह में सबसे बड़ा जो उपग्रह है इसका ट्रिटानिया। ठीक है, ट्रिटानिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह। तो आपसे पूछ सकता है टाइटन, ट्रिटानिया, और अभी इसके बाद आएगा उसमें एक ट्राइटन आएगा। ठीक है, तो ट्रिटानिया अगर आए तो अरुण ग्रह के बारे में, इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, विलियम हर्शेल एक नाम है, विलियम हर्शेल, और विलियम हर्शेल को इस ग्रह की खोज करने का श्रेय जाता है। तो अरुण ग्रह के बारे में आपने ये चीज़ें याद रखनी। इसके पश्चात वर्तमान में पूरे सौरमंडल का जो सबसे अंतिम ग्रह है नेपच्यून। ठीक, नेपच्यून या इसको हम बोलते हैं वरुण ग्रह। इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस याद रखना है कि सबसे अंतिम ग्रह है अभी। ठीक है, सबसे अंतिम ग्रह है, और इसका भी क्या होता है, कलर, हरे रंग का रंग इसका भी कलर होता है। ठीक है, किसके कारण होगा, अगेन CH4 या मीथेन के कारण। इसका भी एक उपग्रह है आपका, उपग्रह इसका है ट्राइटन इसका उपग्रह याद रखिएगा। ट्राइटन नामक उपग्रह भी अगर पूछा है आपसे तो ये भी याद रखिएगा कि किसका है, आपका नेपच्यून का ही ये पाया जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में ये याद रखिएगा क्योंकि जितने भी आपके जोवियन प्लैनेट्स हैं, जोवियन प्लैनेट्स जितने भी हैं, उनका जो रिवॉल्यूशन जो स्पीड है और जो रोटेशन स्पीड है दोनों ही बहुत अधिक होती है। अर्थात जो बाहरी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा और तेज गति से करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो तापमान की दृष्टि से बात करूँ तो सबसे ठंडा ग्रह अगर मैं बोलूँ अभी वर्तमान में, हालांकि प्लूटो था, लेकिन वर्तमान में अगर सबसे ठंडे ग्रहों की अगर मैं बात करूं तो उसके बारे में भी नेपच्यून आपने याद रखना है। तो इतनी सारी बातें आपने इन सभी ग्रहों के बारे में याद रखनी है। ठीक है, और इतनी सी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरुण ग्रह के बारे में। सॉरी, अरुण और वरुण तो हो गया। अब हम यम के बारे में बात करते हैं। यम, या इसको हम बोलते हैं प्लूटो। ठीक है, प्लूटो। तो प्लूटो को जैसे कि हमने बताया था कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन था, उस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा 2006 के प्राक सम्मेलन में इसको नेपच्यून की क्लास में 27 ईयर्स तक नेपच्यून की ऑर्बिट में ओवरलैप करने के दौरान इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया। और अब ग्रहों की श्रेणी से जब निकाल दिया तो इसको रख दिया गया किसके, बौने ग्रहों की श्रेणी में।
और ड्वार्फ प्लेनेट जिसको हम बोलते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट। तो इन ड्वार्फ प्लेनेट्स की श्रेणी में इसको रख दिया गया है। तो ड्वार्फ प्लेनेट्स अगर आपसे पूछे तो अन्य नाम जैसे मैकमेक आता है, एक मैकमेक, ठीक है, सीरीज, इरिस, होमिया, होमिया, ठीक है, होमिया, इरिस, ठीक है, सीरीज, मैकमैक। तो ये कुछ आपके बौने ग्रहों के नाम है, ड्वार्फ प्लैनेट्स के नाम है। इन्हीं ड्वार्फ प्लैनेट्स के साथ आप रखा गया है कौन, प्लूटो, ठीक। अब एक छोटी सी चीज लास्ट, यहां पर हमने देखा कि ये सन था, इसके बाद हमने देखे ये क्या है, टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स है। टेरेस्टेरियल प्लैनेट में सबसे अंतिम कौन था, मार्स। ऐसे ही यहाँ पर हमने देखा ये जोवियन प्लैनेट है, जोवियन प्लैनेट। इन जोवियन प्लैनेट में सबसे पहला अगर देखें तो ये कौन था, जुपिटर था, ठीक है। और यहाँ पर हमने कौन देखा, लास्ट वाला ये नेपच्यून देख लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर वीनस है, यहाँ पर मरकरी है, ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और ये नेपच्यून, ये 8 ग्रह आपके हो गए, ठीक। तो ये मार्स और जुपिटर के बीच में भी कुछ एक बेल्ट पाई जाती है। नेपच्यून और इस ड्वार्फ प्लैनेट्स इस रीजन्स में भी ये आपका कुछ स्पेस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो स्पेस है, इसमें भी आपके कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज पाई जाती हैं। अब वो सेलेस्टियल बॉडीज भी प्लैनेट्स के समान ही, अन्य प्लैनेट्स के समान ही सन का भी रिवॉल्यूशन कर रही हैं, लेकिन वो गोल नहीं है, वो गोल में आकृति में या उनका जो शेप है वो स्फेरिकल शेप नहीं है। तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज, बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज़ की जो ये पूरी बेल्ट है, इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं एस्टेरॉयड्स। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य का चक्कर, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन वो ग्रहों के समान उनकी जो आकृति है वो फुलफिल नहीं करते हैं उन ग्रहों को, डेफिनेशन को। तो उन सभी को हम क्या बोलेंगे, एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह। और इसको हम क्षुद्र ग्रह पेटी, इसको क्या बोल सकते हैं, क्षुद्र ग्रह पेटी। तो आपसे पूछ सकता है कि क्षुद्र ग्रह पेटी अंतरिक्ष में कहाँ पाई जाती है, तो वो आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में। अब कभी कभी क्या होता है कि इस के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते ये सन के काफ़ी नज़दीक से गुजर जाते हैं ऐसे एस्टेरॉयड। जो सन के नज़दीक से गुजरने वाले एस्टेरॉयड हैं उनमें क्या होगा, सन के नज़दीक से गुजरेंगे तो आगे से ये क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, इनका जो सिरा है वो जल जाएगा और जलते हुए ये आपको दिखाई देंगे। तो ये ऐसा लगेगा ये इसकी टेल है और ये इसका क्या है, जलता हुआ एक हेड है। तो हेड और टेल के रूप में ऐसे एस्टेरॉयड्स को हम बोलते हैं क्या, कॉमेट्स, कॉमेट्स, या इसको हम बोलते हैं पुच्छल तारा, ठीक है, पुच्छल तारा, ठीक है, कॉमेट्स, हाँ ठीक है, पुच्छल तारा या धूमकेतु। एक सेकेंड, ठीक है। हम क्या बता रहे थे, पुच्छल तारा, धूमकेतु, ये कॉमेट्स के रूप में इनको जाना जाता है। कब, जब ऐसे क्षुद्र ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते सूर्य के काफ़ी नज़दीक से गुजर जाते हैं तो उनका कुछ जो सिरा है वो जल जाता है। और ऐसे जलते हुए जो एस्टेरॉयड्स होंगे या जो क्षुद्र ग्रह होंगे या जो खगोलीय पिंड होंगे उनको हम कॉमेट बोलते हैं। पृथ्वी से भी दिखाई देते हैं ये कुछ, जिसको जैसे जो हेली नाम का जो कॉमेट आपने सुना होगा, हेली कॉमेट, वो प्रत्येक 76 वर्ष में पृथ्वी से भी दिखाई देता है। और क्षुद्र ग्रहों में अगर हम देखें तो जो फोरवेस्टा है, फोरवेस्टा ये नग्न आंखों से दिखाई या पृथ्वी से दिखाई देने वाला एकमात्र आपका एस्टेरॉयड है। आपसे कभी पूछ सकता है फोरवेस्टा क्या है। अब ये क्षुद्र ग्रह कभी सन के चारों ओर से गुजर रहे हैं, कभी ऐसा हो कि अर्थ के क्या हो, नज़दीक से गुजर जाएं, यहाँ से ना गुजर रहे हो, सिर्फ यहीं से गुजर जाए। तो
अर्थ के नज़दीक से जब ये गुजर रहे हैं तो यहाँ पर तो सूर्य का क्या है, सूर्य का चारों ओर का इसका वायुमंडल है, और उस चारों ओर के वायुमंडल के बाद भी सूर्य जो पृथ्वी है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पृथ्वी के चारों ओर भी अपना वायुमंडल है, और पृथ्वी के चारों ओर अपना वायुमंडल होने के बाद उसका एक बहुत ही हाईली रेडियो एक्टिव जोन पड़ता है, रेडियो एक्टिव बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर पड़ती है। उसको हम 1958 में वान एलेन के द्वारा उसको खोजा गया था, तो इसलिए उसको वान एलेन बेल्ट भी बोला जाता है, जिसकी खोज 1958 में जो साइंटिस्ट थे वान एलेन उनके द्वारा की गई थी। तो कभी आपसे पूछे कि वान एलेन बेल्ट क्या है, ये एक हाईली रेडियोएक्टिव बेल्ट है, हाईली रेडियोएक्टिव जोन है पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के बाहर, ठीक है। तो वान एलेन बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर, उसके बाहर रेडियोएक्टिव जोन की एक बेल्ट, वान एलेन बेल्ट। और तो यहाँ पर क्या है, एटमॉस्फेयर, हाईली चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रहते हैं, वान एलेन बेल्ट यहाँ पर भी है। तो ये एस्टेरॉयड कभी कभी अगर पृथ्वी के वायुमंडल में आ गए तो पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण ये हाईली चार्ज पार्टिकल से टकराने के कारण ये जल जाते हैं, और ऐसे एस्टेरॉयड जो पृथ्वी के वायुमंडल में आकर के जल जाएंगे या कभी पृथ्वी पर ही गिर जाएंगे तो उनको हम बोलते हैं क्या, उल्का पिंड, ठीक है, या इनको हम बोलते हैं क्या, मेटियोर्स, ठीक है। तो मीटियोर्स क्या होते हैं और कॉमेट्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप याद रखिएगा। मीटियोर्स क्या हैं, जो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल के चारों ओर या पृथ्वी के वायुमंडल के चारों ओर गति करते हैं या पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। और कॉमेट्स क्या हैं, जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसके नज़दीक जाने से वो जल जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं या जलते हुए ही चक्कर लगाते हैं। तो कॉमेट्स एंड मीटियोर्स में आपने अंतर स्पष्ट करना है। अब एक चीज़ यहाँ पर आती है, जहाँ पर मैंने बताया कि नेपच्यून के बाद जो प्लूटो था उसको अब हम ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में रख गया। तो कभी कभी पूछ लेता है कि ड्वार्फ प्लेनेट्स जो हैं वो किस बेल्ट में रखेंगे, तो यहाँ पर आपका आता है कूपर या काइपर बेल्ट, ठीक है। तो काइपर बेल्ट या कूपर बेल्ट कहाँ पर है, नेपच्यून से लगभग 27 लाइट ईयर दूर। तो 27 लाइट ईयर दूर नेपच्यून से एक ऐसी बेल्ट जहाँ पर बौने ग्रह रखे जाते हैं, उसको जो बौने ग्रह स्थित हैं उस बेल्ट को हम बोलते हैं काइपर या कूपर बेल्ट। तो ये पूरा का पूरा आपका था सोलर सिस्टम और उसके जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में, जितनी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें थी जो आ सकती हैं और आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इस पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, दोबारा देखिएगा इसको। जितने भी आपके पॉइंट्स हैं मैंने कोशिश की है उनको समग्र रूप से इसी वीडियो के माध्यम से समझाने की। अगली वीडियो में अब हम पृथ्वी के बारे में एक विस्तृत अध्ययन करेंगे, पृथ्वी और जो विश्व का भूगोल है उसके बारे में हम इसमें विधिवत रूप से अब आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलते हैं, थैंक यू।